बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुल्क के नए सिपा सालार हैं फ़ौज के, जिन्होंने आज कमान संभाल ली है। जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी ज़िम्मेदारियां आज उन्होंने संभाल ली और ज़िम्मेदारियां उनको सुपुर्द की गई हैं जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना होगा और उन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए उनका प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकती है। सियासतदान इस आने वाले वक्त के अंदर क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि सियासतदानों की जानिब से बार बार जो है वो फ़ौज को सियासत में शामिल या उस का रोल प्ले किए जाने के हवाले से अक्सर जो है वो कहा जाता है। सो ए पॉलिटिकल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस रहेंगी नहीं रहेंगी, इसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब सियासत की बात हो रही है तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो अपनी जितने भी उनके कारकुनान हैं, जितने भी उनके लीडरान हैं असम्बली से, वो पंजाब की हो या KP की हो, वहाँ से इस्तीफ़े देंगे और यकीनी तौर पर इस्तीफ़ों के साथ साथ जो है वहाँ पर असम्बलियाँ तहलील किए जाने की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी बातचीत हो रही है। ऐलान वो कर चुके हैं। अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर इसका बाज़ाब्ता जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जुम्मे और हफ्ते के रोज़ जो है कमेटी मीटिंग्स होनी है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर फाइनल या हतमी जो शक्ल है वो देना बाकी है। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल खान साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ आलिया साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि फाइनली इमरान खान साहब ने ऐलान किया 26 तारीख को और कहा कि हम प्रोविंशियल असम्बली से इस्तीफ़े देंगे और असम्बली तहलील किए जाने की बात हो रही है, लेकिन इस चीज़ का जिक्र जो है वो 4-6 महीने पहले भी हो रहा था। यानी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और कहा गया कि आप लोगों ने जब नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया तो वाई नॉट प्रोविंशियल असम्बली। सो दिस डिसीजन एट दिस टाइम, आई मीन एट दिस स्टेज, वाई नॉट अर्लियर दैन दैट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि PTI अगर प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ देगी तो हम फेडरल की असेंबली तोड़ देंगे और हम फ्रेश इलेक्शन में चले जाएंगे, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि हम असेंबली को तोड़ने से रोकने के लिए हर हद आजमाएंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दें इसको मैं कौन सा टर्न कहूँ, U कहूँ, Y कहूँ, Z कहूँ। फिर उसके बाद सबसे पहले तो इनको ये पता होना चाहिए कि वो लीडर जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई, वो लीडर जिसको जख्मी किया गया, वो लीडर जब अपने अवाम के अंदर आया लड़खड़ाता हुआ तो 22 करोड़ अवाम ने उसको सहारा दिया और आज वो एक स्टेटमेंट ये फैसला कर रहा है कि मैं दोबारा अपने अवाम के पास जाना चाहता हूं। तो ये अवाम से क्यों डर रहे हैं? इनको असेंबलियां टूटने का डर क्यों है? इनको इलेक्शन में जाने का डर क्यों है? जो अवाम की हालत है उसके बाद भी इन्हें अवाम पर तरस नहीं आता है। और आप मुझे बता दें, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, अगर उसकी असेंबली टूट जाती है, KPK की असेंबली टूट जाती है, सिंध से हम रिजाइन कर देते हैं, बलूचिस्तान से हम रिजाइन कर देते हैं, नेशनल असेंबली के रिजाइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं इन लोगों के पास। तो आप मुझे बता दें कि इक़्तिदार कायम रखने का जवाब क्या पैदा होता है? टाइमिंग्स हमारी है, फैसला हमारी पार्टी का है, हमने किस वक्त क्या मूव करनी है। उस वक्त हमें लगा कि असेंबलियों से हमें नेशनल असेंबली से करना चाहिए, हमने वहां से रिजाइन किया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है, जिद्दोजहद के स्टेप होते हैं। हमारा हर अगला स्टेप जो है इनके साथ अब इस वक्त क्या है, इनके लिए पीछे कुआं है, पीछे खाइया और आगे कुआं है। अच्छा अली साहब, कुछ आपके अरकान जो है वो इस्तीफे नहीं देंगे, ये दावा कर रही है हुकूमत और वो कह रही है कि जिस तरह ये दावा कर रहे हैं उस तरह नहीं होगा। आपको क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, इनसाइड रिपोर्ट है, कोई ऐसे हैं लोग जो इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए, असल में मैं कुछ याद करा दूं इनको अगर याद हो, ये उन चीजों की बात कर रहे हैं जो शायद इनकी अपनी पार्टी में हुई थी। जब इन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया था तो इनके अरकान ने इनको इस्तीफे जमा नहीं कराए थे और जो इस्तीफे किसी तरह से भी स्पीकर के पास पहुंच गए थे, तो आपको याद है कि जो मरियम बीबी कहती थी कि जाओ मेरे शेरों, स्पीकर के मुंह पर अपने इस्तीफे मार के आओ, तो वो शेर हमारे स्पीकर के सामने जाके ढेर हो गए थे। मैं सिर्फ इनसे इतना सवाल करती हूँ, हमारी पार्टी के जो पहले अरकान है तकरीबन 135 लोगों ने स्पीकर के आगे इस्तीफे रखे हुए, ठीक है, उन पर भी ये कहते थे पूरी पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। क्या कोई रुका? क्या कोई रह गया जो इमरान खान साहब के पीछे खड़ा नहीं था? इस वक्त भी
सिंध असेंबली के इस्तीफे जमा हो चुके हैं, पंजाब की केपीके की पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाए जा चुके हैं। केपीके में तो वैसे हमारी 2/3 मेजोरिटी है, और पंजाब असेंबली के अंदर भी अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आ नहीं सकता आईनी और कानूनी तौर पे, और गवर्नर आज जो लग नहीं सकता आईनी और कानूनी तौर पे, लेकिन वैसे अगर ये कोई मिस एडवेंचर करके देखना चाहते हैं तो हमारे अरकान की तादाद इनके अरकान से बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक ही रास्ता बाकी है, वो है फ्री एंड फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से क्या कहना है, आइन और कानून क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट द शो। पीजे साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं सर राना एहसान साहब की तरफ जाना चाहूंगा। राना साहब ये फरमाएं, एक सवाल जो बड़ा खुल्लम खुला हर कोई कह रहा है, जिसने आलिया साहब भी कह रही हैं, और मुझे याद है बहुत सारे आपके लीडरान हमारे शोज़ में भी आते थे, मेरे शोज़ में आते थे, इसका जिक्र होता था कि जी अगर इतना ही इनको शौक है कि इलेक्शन हो तो प्रोविंशियल असम्बली के मज़े ना लें, इस्तीफे दें। सर ये क्या बात है, अब आप लोग कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं आके जी हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे, वाई, आई मीन वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां इन्होंने भी ऑप्शंस का जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, गवर्नर राज, उसमें कानूनी कवायदें हो सकती हैं, चैलेंजिंग होगा। फिर आपने कहा कि कुछ अरकान जो हैं वो शायद इनके वोट जो है वो ना इनके हक में डालें और इस चीज़ के हक में ना हो। मैं तो अपनी पार्टी को ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि हमें इनकी ऑफर कबूल करनी चाहिए है, और केपी की असेंबली भी डिसॉल्व हो, पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व हो, और हम इन सीटों के ऊपर इलेक्शंस जो हैं वो करें। बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। वफाक में हमारी हुकूमत होगी, सिंध गवर्नमेंट भी स्टे करेगी, बलोचिस्तान गवर्नमेंट भी स्टे करेगी, और इलेक्शंस की तरफ हम जाएं बिल्कुल। और जो सूबे की नई हुकूमत आएगी उसका टेन्योर 5 साल का होगा, पंजाब में भी, केपीके में भी। और वैसे भी जो थोड़ी सी लोगों को मैं चाहता हूँ आप क्लैरिटी दे दें। खान साहब ने कहा कि हम इस्तीफे देंगे, आपने कहा जी इस्तीफे दें, अच्छी बात है जो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप इस पे एग्री नहीं करती। वो कहते हैं हम किसी सूरत असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं होने देंगे। सो क्या आप यू हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, वो क्या है ज़रा हमें क्लियर कर दें, क्योंकि आपकी लीडरशिप ब्लैटेंटली आके कह रही है, डिफेंड कर रही है। मुख्तलिफ लीडर अतातार साहब ने बड़ी लंबी टॉक की अभी कुछ देर पहले, वो क्या बात है? बिल्कुल, देखें, मैं तो ये समझता हूं, मैंने ये सारे जो उन्होंने जो तरीकाकार जो अपनाए जा सकते हैं वो एक तरफ उनका जिक्र मैंने कर दिया। मेरी रेकमेंडेशन अपनी पार्टी को, आज सुबह भी मेरी जब लीडरशिप से मुलाकात हुई तो मैंने तो यही रेकमेंड किया कि हमें इनकी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये डिसॉल्व करें असेंबलीज और उधर इलेक्शन हो। और देखें, जो पिछला जो ज़िमनी इलेक्शंस का जो नतीजा है, 20 सीटों पे जब इलेक्शन हुआ पंजाब में तो हमने 5 सीटें जीती, यानी कि 25% हमने गेन किया। इसी तरह 9 सीटों में से 2 सीटें हम जीते, दैट इज 25%। तो कहने का मतलब अगर इधर इलेक्शन होता है तो इनकी अगर इसी चीज को आप प्रोजेक्ट करें तो हम तो पंजाब में हुकूमत बड़े आराम से बना लेंगे। तो मैं तो समझता हूं कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए है, रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली को। ये मेरी रिकमेंडेशन है। और मैं जो है वो जो मेरी जितनी भी बातचीत हुई है, मैंने कहा इसको कंसिडर करना चाहिए। अब इनको बैक ऑफ नहीं करने देना चाहिए, इनको जो है ये अमल जो है वो लाना देने। देखें, वफाक में हमारी हुकूमत होगी और बलोचिस्तान की भी हुकूमत स्टे करेगी, सिंध की भी हुकूमत स्टे करेगी। 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, बाकी बाय इलेक्शंस हो जाए, ये इस पे सोचा जा सकता है बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। आलिया साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा आलिया साहिबा कि अब गवर्नर राज, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कानून में क्या लिखा है, इस हवाले से तो बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं जो हो रही हैं, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैशनल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आप लोग असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान करते हैं, इस्तीफे पेश कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इलेक्शन ना कराने का कह चुका है। वो कहता है कि अभी पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स हैं और हमारे लिए मैनेजरियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। क्या सूरत हाल होगी, उस बहरान का क्या बनेगा फिर जो होगा इसके बाद? सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात कर दूं। जो एक इलेक्शन कमीशन पे तो मैं उनकी तो जो फुर्तियां हैं वो आपने भी मुलाहिजा की हैं। जो कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि हम बड़े पैमाने पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, फौरी तौर पर उनका जारी हो गया वही बयान जो अभी राना साहब फरमा रहे हैं कि जी हम दोनों सूबों में और में इलेक्शन करा देंगे और हमारी पूरी तैयारी है, और 22 अरब का हमें तकरीबन एक एस्टीमेट उन्होंने लगाया है। तो मैं तो यही कहूंगी इलेक्शन कमीशन से,
2 सूबों में आप करा दें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। हम कह तो रहे हैं, और फिर ये जो बात कह रहे हैं, मे बी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इनकी पार्टी की इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो हम इनकी पार्टी के लीडरान का रोना धोना ही देख रहे हैं। और जो लोग कल तक हमारे जलसे के लोग गिन रहे थे, आज क्या हो गया है? आज उनके बयानात, इनको कहें थोड़ा सा उन्हें पानी शानी पिलाएं, हौसला दें, उन्हें कोई इलेक्शन में जाने के लिए बार बार कहें। हम तो कह रहे हैं, जो ये बात करें, हम तो कह रहे हैं हमें क्यों भागने देना है? भाग तो इलेक्शन से आप लोग रहे, भाग तो आवाम से आप लोग रहे। और ये जो बाई इलेक्शन की डिटेल्स दे रहे थे ना, जरा मैं थोड़ा सा बता दूं। 37 बाई इलेक्शन हुए हैं, 29 सीट्स हम जीते हैं, जिसमें से जो लास्ट एक इलेक्शन, मतलब जो आप ये कह लें कि 30th सीट पे भी हम वोट जीतते अगर हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेते तो। फिर अभी एजेके का रिजल्ट आया है और उसमें भी पीटीआई नंबर 1 है। और ये मैं आपको बता दूं, इनसे पूछे, इनकी पार्टी तो पीपल्स पार्टी से भी नीचे चली गई है। तो सोचने का मकाम इनके लिए है कि यहाँ पर पंजाब में इनके साथ क्या होने, केपीके में तो ये वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करते, सिंध में भी एग्जिस्ट नहीं करते, बलूचिस्तान में भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो एक इलाकाई पार्टी थी ना, अब वो कुछ यूनियन काउंसिल्स की पार्टी बनकर रह गई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रोना धोना, बयानात देने की बजाय अमली इकदाम उठाएं, ले इनिशिएटिव। हम भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आपको नहीं अब हम भागने देंगे। कल तक जो ये तड़ियां लगाते थे ना कि हम तो डिसॉल्व कर देंगे, तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 जगह कराएंगे? तब तो आप कहते थे हम सिंध असेंबली भी डिसॉल्व करा लेंगे, फेडरल से भी हम रिजाइन कर देंगे। बात सारी ये है कि इनके लीडरान आकर बयान देते हैं कि इमरजेंसी लगाकर 1 साल की एक्सटेंशन दे दें हमें। ठीक है, ये तो इक्तदार में डिक्टेटरशिप के जरिए, धोस धांधली के जरिए मुसल्लत रहना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं ना, हम इनकी तरह नहीं है, हम अवामी लोग हैं, हम बैलेट पर यकीन रखते हैं, अवाम पर यकीन रखते हैं। ये जितनी जल्दी इलेक्शन कराएंगे उतनी जल्दी, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ ही अपनी सीटें बचा लेंगे। अभी 2/3 से हम 3/4 पर आए हैं। ये ना हो कि आगे ऐसा हो कि की जमानतें भी जब्त हो जाए और पूरी 100% असेंबली में सिर्फ पीटीआई बैठे। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये फरमाइएगा, जैसा आलिया साहिबा भी कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, मौक़िफ़ आपका कायम है, आपके स्टैटिस्टिक्स आपके नज़दीक जो है वो ज़ाहिर है दे आर राइटफुल, बट क्वेश्चन इज़ कि आपके हाथ से इवेंचुअली पंजाब गया, ये आप जानते हैं, सब जानते हैं, और वो पंजाब जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फर्म फुटिंग थी और इसके बारे में कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। यू हैव लॉस्ट इट एक्चुअली। और इसके साथ अभी जो रिसेंट इलेक्शंस और ज़िमनी बाकी भी हुए, ये एजेके वाले आप देख लीजिए, आपको लगता नहीं कि स्लोली चीज़ें जो है वो ग्रिप से बाहर हो रही हैं? आई मीन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग वट एवर इज़ हैपनिंग, या आप कहेंगे नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, थिंग्स आर डिफरेंट? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पंजाब हमारे हाथ से गया? मतलब सीएम नहीं है सर, किस बेसिस पे आपके सीएम नहीं है, आपके सीएम साहब नहीं है, ज़रा सीएम ही लीड करता है ना सर। तो वो तो पिछले इनके भी सीएम नहीं है, इनके भी तो सीएम नहीं है, वो तो काफी के सीएम है ना उनके, वो तो इत्तेहादी है बनाने की कोशिश, कहने का मतलब तो कितना 15 से 20 सीटों का गैप है। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो इनकी जीती हुई सीटें थी, उसमें से भी 5 हमने गेन बैक कर ली। तो ये उसके बाद जो मामलात हुए, फॉरेन फंडिंग का केस, तोशा खाना की चोरी, फिर अभी इनके नैब के ऊपर इनके खिलाफ केस बन गया, वो 650 कनाल जो इन्होंने ट्रस्ट की जमीन ली, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को माफ करने के लिए। आज तो नैब से कहने का मतलब ये है, आपके लीडरों को भी दिया है। कहने का मतलब ये है कि किस बेसिस पे पंजाब जो है हमारे हाथ से गया। हम लोग अभी ये जो 9 सीटों पे भी जहां सारे इमरान खान खड़े हुए और उनका मुकाबला हमारे टिकट होल्डर्स के साथ था, तो उधर जो टिकट होल्डर्स थे वो 7-8% लीड से ओवरऑल इमरान खान साहब जीते। तो जब वहां नॉर्मल लोगों को ये टिकट देंगे तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, मैनेज करेंगे, वो इलेक्शन अच्छा लड़ेंगे और अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट्स देंगे, तो वो भी हम वहां भी लीड हम लोग ले लेंगे। तो ये कोई बड़ी इतनी कोई इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो 7-8% की जो पॉपुलैरिटी इन्होंने ये एक हमने महंगाई करनी पड़ी, हमें मुश्किल हालात को जो एक कह लें कि दिवालियेपन की तरफ मुल्क जा रहा था, IMF का मुआहदा बहाल करके वो सारा इनका गंद साफ करना पड़ा, उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, इनका यही तो खौफ है कि ये एक्सपोज जिस तरह होंगे
इनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। तो मैं तो इसको रद्द करता हूं इस चीज को कि ये बड़े पॉपुलर हैं और बड़ा कुछ ये ले जाएंगे। वी विल, अगर ये इलेक्शन होता है जिस तरीके से ईसीपी कह रहा है, हम पंजाब वापस लेंगे ठीक और है। पंजाब में पीएमएलएन की या पीडीएम की हुकूमत होगी। तो ये तो एक इन्होंने एक अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। अब जो है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई इसमें हकायक है। इनकी जो करप्शन है या इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो साबित हो चुकी हैं, इनकी फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। अभी आगे और ठीक पोल है। खुलने हैं इनके। ठीक है, अब मेरे साथ रहे पीजे मीर साहब ने ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज? मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मुर्तजा बोल रहा हूँ। जी आई कैन या ओके सर, माय क्वेश्चन इज, मेरे साथ आलिया साहब मौजूद हैं और राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है या उनका जो ऑफिशियल स्टांस नैरेटिव या जो पोजीशन है अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, वो ये कहते हैं कि हम किसी सूरत भी असेंबलियाँ डिसॉल्व होने नहीं देंगे। गवर्नर राज की बात हो रही है, आइन के हवाले से बात हो रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है हमारा राइट है, लॉफुल राइट है, हम ये करेंगे। और ये इसलिए नहीं करने देना चाहते कि इन्हें पता है कि ये इलेक्शन होंगे, उस जाने मामला बढ़ेंगे और ये हार जाएंगे। और साथ ही साथ पीटीआई वाले ये भी कहते हैं कि ये यू टर्न नहीं है, जिस तरह अली साहब फरमा रही थी, ये एक्स या वाई या जी टर्न, इसको क्या नाम दिया जाए। कुछ दिन पहले कुछ और कह रहे थे, अब हमने ऐलान किया तो ये कुछ और कहने लगे। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, आर्टिकल 2241 एंड 2242 वो क्लियरली कहता है अगर आप डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज, जो चीफ मिनिस्टर करता है, तो आप उसके इलेक्शंस आपको फिर आपको विद इन 30 डेज भी आप कर सकते हैं, 90 डेज भी आप कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज कि वेदर इट इज पीटीआई और वेदर इट इज पीडीएम, हम पाकिस्तान में क्लिंगिंग टू पावर क्यों है? व्हाई? देखो ना, आई मीन आप इसको ऑब्जेक्टिवली आप गेज करो। नंबर वन, पीटीआई की हुकूमत चल रही थी, इतनी कोई जबरदस्त नहीं कर रही थी, बट इट वाज स्टेडीली स्ट्रीमिंग ऑन, नॉट वंडर, नॉट ग्रेट थिंग। पीडीएम का शोर हुआ, नहीं जी देखो महंगाई है, ये है वो है, बिल्कुल माना, पीडीएम वाज राइट इन व्हाट वाज सेइंग। वो आए, डिड दे ट्राई टू रिवर्स इट? नहीं रिवर्स हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये थिंग्स तो ये आपके जो हालात है वो तो और खराब हो गए थे। जो वर्स हालात है एक्चुअली वो तो पीटीआई ने देखे हैं ड्यूरिंग कोविड, और उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। ऑब्जेक्टिवली आप देखें, डोंट वरी अबाउट पीटीआई या पीएमएलएन या एनीबॉडी, पीटीआई ने अच्छा काम किया। अब क्वेश्चन उठता है, इस वक्त हालात इतने खराब है, यू आर एक्चुअली बैंकरप्ट। जब आप कहते हैं ना कि बैंकरप्सी की तरफ जा रहे, हम बैंकरप्ट हो गए हैं। जब मुल्क और कौमें अपने लोन्स नहीं पे कर सकते, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू आर बैंकरप्ट। सो अभी इस वक्त गौहर एजाज साहब ने एक बड़ा अच्छा लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। देखो ना, आपका वो जो तीन चीजें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी लिक्विडिटी कोई नहीं है, ठीक है जी, आपकी उसके साथ साथ आपके जो टैक्सेस है, इसके रिटर्न्स आपको कोई नहीं आ रहे, आपका बिजनेसमैन आपका नीचे जा रहा है। सो द क्वेश्चन इज, हम करें तो करें क्या? इस वक्त मैं समझता हूँ एक टसल है बिटवीन पीटीआई एंड पीडीएम, कि जी वो कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा दो, ये कहते हैं हम कराएंगे जब कराएंगे। मैच तो एक्चुअली अगले इलेक्शंस में पड़ना है पीएमएलएन का और पीपीपी का, मैच यहाँ पड़ना है मेन। और इनमें से आप देखेंगे कि आगे आप ये जो पुरानी गेम है, ये पुरानी गेम अभी रिवाइव होगी। ये तो ठीक है, अभी जो सारी मूवमेंट चल रही है वो इमरान सेंट्रिक है, ठीक है, इसका ये चलता है पॉलिटिक्स के अंदर, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे थिंक लॉन्ग टर्म। अच्छा, साहब इसी में एक चीज ऐड कर दी कि फिर आप कंटिन्यू करें कि एक और सवाल जो लोग बहुत डिस्कस करते हैं वो ये है कि पीपीपी और आपने बताया नून लीग के दरमियान मसल मैच पड़ना है, बयानिया क्या लेकर जाएंगे ये लोगों से? सारे यू नीड वन स्टांस जिसके ऊपर आप अपने इलेक्शन कैंपेन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट विल बी फॉर पीपीपी एंड पीएमएलएन? देखिए, इलेक्शन कैंपेन जो मर्जी आप लेके जाएं, पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, पीपीपी के सपोर्टर्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपीपी इज कि पीपीपी मार्जिनलाइज्ड हो गई है, ये रीजनलाइज्ड हो गई है इन सेंस। पीएमएलएन जो है, इट हैज अ प्रेजेंस इन पंजाब, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसकी प्रेजेंस थोड़ी बहुत फ्रंटियर में भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है पाकिस्तान को, नॉट पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, हमने देखना है कि हाउ आर वी गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस इकोनॉमिक मेल्टडाउन। हम अभी बड़ी मुश्किलों के अंदर आने वाले हैं आगे। इस पे कोई सोच नहीं रहा। हम सोच रहे हैं पार के कॉरिडोर्स के अंदर कौन आ जाए,
एंड दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। इलेक्शन करा दो, मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी, उसमें क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन इलेक्शन करवाना अलोन इज नॉट इनफ, क्योंकि इसके अंदर दोनों फरीक पीटीआई एंड पीडीएम दे हैव टू डिसाइड ऑन वन थिंग, जो भी जीते जैसे भी जीते आपने इलेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। बात तो ये है, देखो ना, अब वो अगर ये डिसॉल्व कर देते असेंबली, ठीक है, सुने आप, अब ये डिसॉल्व कर देते हैं, ये इलेक्शन जीत के फिर आ जाएंगे, अब आप क्या करेंगे? आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, वो 20 का, वो फिर वापस आ गए, ये जाएंगे, ये फिर वापस आ जाएंगे, तो क्या हम इसी पे चलते रहेंगे? इट इज मच बेटर कि आप इस जो क्राइसिस है इस वक्त, इस क्राइसिस को दोनों मिलकर बैठ के नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। देखो जी, कंसेंसस फॉर द कंट्री, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर द कंट्री। और एक चीज, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीबॉडी सेज, जिस मुल्क के अंदर आप करप्शन को आगे लेके चलोगे, रिगार्डलेस, हम तो यहाँ एक दो लोगों की बात करें, करप्शन तो आपकी ग्रास रूट के ऊपर है। $1 ट्रिलियन बिजनेस है जिसको कोई टैक्स करता नहीं है बिकॉज वोट बैंक खराब हो जाता है। आपके ये जो मार्केट ट्रेडर है, ये सारा कैश पे काम कर रहा है, एक पैसा एफबीआर को जा नहीं रहा, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने पकड़ लिए को अमीर लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को पकड़ के हम कह रहे हैं आज तुम टैक्स दो, और भाई इनको भी टैक्स बेस पे लेके आओ। दे आर मोर रिचर देन द रिच, इट्स $1 ट्रिलियन बिजनेस, इसको कोई पकड़ता नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता? बिकॉज ट्रेडर्स, आपका वोट बैंक खराब होगा। यार, लूज द इलेक्शन बट डू समथिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, आप तीनों मेहमान मेरे साथ रहिए, ब्रेक का कहा जा रहा है, बढ़ेंगे, वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नए आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे। नाजरीन, अभी ब्रेक के जाने पड़ते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीजे मीर साहब, राना एहसान अफजल खान साहब। सर, एक जो डेवलपमेंट हुई है, आपसे राना एहसान अफजल साहब जानना चाहूँगा। बड़ी डेवलपमेंट है, आज पाकिस्तान की फ़ौज के जो नए सिपाहसालार हैं उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है, और हम उम्मीद करते हैं कि मामलात बहुत खुश उसलूबी से जो है वो सियासतदानों के दरमियान और फ़ौज के दरमियान आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं, जनरल बाजवा साहब ने अपने अलविदाई ख़िताब के अंदर भी इसका जिक्र किया है। पॉलिटिकल का वर्ड टर्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। क्या ऑप्टिक्स और डायनामिक्स देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और क्या चैलेंज आपके ख्याल से एज़ फार एज़ द पॉलिटिकल रोल ऑफ द लीडरशिप ऑफ मिलिट्री इज़ कंसर्न, क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? देखिए, बड़ा अहम सब्जेक्ट है, और जनरल बाजवा जो उनको एक कह लें कि लर्निंग कर्व लगा इस नतीजे पे आने के लिए कि मिलिट्री की इंटरवेंशन सियासत में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 6 साल का दौर निकाला और उसके अंदर 5 वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील हुए, जो कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना पॉलिटिकल टर्मोइल रहा इस दौर के अंदर। लेकिन फाइनल जिस कंक्लूजन पे एक 6 साल का आर्मी चीफ पहुंचा, वो इस पे पहुंचा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब बकौल उनके, वो कहते हैं कि अगले 15 साल आने वाली क़यादत का ये फैसला है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन जो मेरी जितनी, मैं आई एम ऑलमोस्ट 40, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आर्मी चीफ्स आते हैं वो अपना जहन भी इस्तेमाल करते हैं, तो होपफुली ये बड़ा पावरफुल रोल है। आई होप दिस कंटिन्यूज, क्योंकि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उसको काफ़ी हद तक आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि इंटरवेंशन होती रही, चाहे वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे एज ए डिक्टेटर आके आर्मी चीफ्स ने जो है वो रोल अपना अदा किया पाकिस्तान की सियासत में, जिससे बड़ा हैवी नुकसान हुआ पाकिस्तान को, या बिहाइंड द सीन्स अदा किया। तो ये जो है, क्योंकि ये एक रीसेट हो जाता है जब नया चीफ आता है, तो इट इज़ अ रीसेट। तो ये रीसेट जो आसिम मुनीर साहब का है, आई होप जो लाइन जो उन्होंने कमिटमेंट जो क़यादत ने की है एक दूसरे के साथ मिलिट्री की, कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आई होप इट कंटिन्यूज। मुझे एक अगर कमेंट पिछला जो तज्जिया जो पीजे मीर साहब कर रहे थे, मुझे जस्ट ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो मेजर मसला है आजकल और पहले भी कुछ सालों से, वो डॉलर की शॉर्टफॉल का है या लिक्विडिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। देखिए, पिछले साल $15 अरब की डेट सर्विसिंग थी, इस साल $22 अरब की डेट सर्विसिंग है।
उससे अगले साल $27 अरब की डेट सर्विसिंग है। इस सूरत हाल में अगर आप बड़े बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट्स लेके आएंगे, जिस तरह पिछले साल $18 अरब का हुआ, और फिर आपको आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो अहम है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि आपको बोरो करने, तो ये जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की अभी करंटली और पिछले, उसके अंदर पीटीआई इसको मैनेज नहीं कर पाई, ना वो आईएमएफ की डील को मैनेज कर पाई, ना वो इनके पास $20 अरब के स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स थे अगस्त 2021 में। जो भी हुकूमत आती है, हमारी आती है अगले इलेक्शंस के जरिए या पीटीआई की आती है, यही क्राइसिस होगा, यही क्राइसिस पाकिस्तान के फोरफ्रंट पे होगा। मेरी बात सुने, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आउट किया इमरान खान साहब को और आप इक़्तिदार में आए। आने से पहले आपने वादे किए, मार्चेस हुए, लॉन्ग मार्चेस हुए या महंगाई मार्चेस हुए, रिलीफ देंगे अवाम को। वेयर इज दैट रिलीफ? लेट्स फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड। आपने वादा किया था, इसका बड़ा सिंपल जवाब है। देखें, हालात मुख्तलिफ हैं, इस वक्त दुनिया में रिसेशन है, इस वक्त रिलीफ ये है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ। ये जो डिफीट हुआ वो तो एक्सेप्ट करें ना कि हमें डिफीट इस महाज पे हुआ कि हम डिलीवर नहीं कर सके जो भी ऑप्टिक्स नहीं हुआ। देखिए, मैं दार साहब, मैं ये कहूंगा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त की है। इस 5 महीने का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 50% रिड्यूस हो गया है पिछले साल से। उस सूरत हाल में कि आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो 3 गुना हो गई है। जो 10 अरब का एनर्जी का इंपोर्ट का बिल होता था वो 28 अरब पे है। उसके बावजूद हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो कंट्रोल किया। तो मेरा मकसद क्या है? देखिए, पॉइंट मेरा ये है, आगे आने वाली हुकूमत जिस तरह का इन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ से क्रिएट किया, अब ये डिफॉल्ट की कहानी खेल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर, जो जो इकोनॉमी का टॉपिक है, मैं इस पे आता हूँ। इन द फर्स्ट राउंड मैं चाहता हूँ कि जरा हम आर्मी चीफ साहब जो नए आए हैं उनके हवाले से बात कर लें। आलिया साहिबा ने हमें प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन किया है, हमारे साथ ब्रेक से पहले भी मौजूद थी। आलिया साहिबा नए सालार आ चुके हैं फ़ौज के और उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है। बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है और मोस्ट सीनियर ऑफिसर आए हैं। और इससे पहले जो गए हैं जनरल बाजवा, वो ए पॉलिटिकल की टर्म काफ़ी फेमस हुई। फ़ौज का आने वाले दिनों के अंदर सियासत में रोल नहीं होगा, अलल ऐलान बाबंगे दुखल वो ये कह चुके हैं। आप इस चेंज ऑफ कमांड को कैसे देखती हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो थिन लाइन है, फाइन लाइन है, पॉलिटिशियंस, एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप ऐसे ही होगी, अपने एरियाज़ के अंदर ही ऑपरेट करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा थोड़ा सा जवाब दे दूं। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की है, क्या शानदार इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की है कि इनसे पूछें, एक्सपोर्ट्स इनकी गिर गई हैं, रेमिटेंसेस इनके गिर गए हैं, इनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो गिर गई है, इनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, यहाँ पर मजदूर सड़कों पर आ गया है, किसान रुल गया है, ताजिर जो है वो चीखे मार रहे अपने दिलों के ऊपर और ये कह रहे हैं हमारी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और अवाम महंगाई के हाथों तड़प रही है। सवाल तो इनसे ये होना चाहिए था कि ये करना क्या चाह रहे थे। और जिस आईएमएफ की ये बात करें, सुने आईएमएफ तो इनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। तो फिर ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज है हर चीज के अंदर। यानी मैं जब पहले जितना इनको सुन सकी, जो बात आप करते थे उसका जवाब होता था इमरान खान पे ये केस है, इमरान खान ने ये कर दिया। भाई भूल जाए इमरान खान को, कौन इमरान खान, आपका क्या लेना देना है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे ये 3 लफ्ज भी अपनी परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं। ये 3 लफ्जों में भी मुझे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। आप हुकूमत में है, आप अपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत का रोल प्ले करना शुरू करें। बात अब आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर आ जाती हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये करूंगी कि पहले इनका तो मैं जवाब दूं, फिर मैं उसकी तरफ आर्मी की अच्छा, बस मैं उस मैटर पर सिर्फ आपको इतना बता दूं कि किसी के पास आज जो है ना ऑप्शन ये था कि वो सीना तान के जाता, लेकिन उनकी गर्दन नीचे थी, निगाहें आपने देखा ही है और कदम डगमगा रहे थे और चेहरे पर मायूसी थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती है और एक वजीर आजम के पास 5 साल होते हैं। मगर इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की बनस्बत जो है ना, मतलब वो ज्यादा बने हैं बनस्बत आर्मी चीफ के, और फिर ये हमें कहते हैं ये गैर सियासी हैं। और इनके लिए जो आज तक खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे,
जनरल पाशा साहब रिटायर्ड हो गए, पीटीआई मौजूद है। जनरल जहीर साहब रिटायर्ड हो गए, पीटीआई मजबूत हो गई। ठीक है, जनरल फैज साहब भी आज रिटायर हो गए और पीटीआई आज उसी तरह से कायमो दायम है और वफाक की पार्टी है। हमारी पार्टी मैडम टाइम कम है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, आपकी जो लीडरशिप है, एक चीज़ मैं बस इसमें ऐड कर दूं, आपकी लीडरशिप में कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट बयान दिए कि इमरान खान पहले भी लाडला था और आजकल फिर लाडला बन गया है, और लाडला वो किस, ये सब जानते हैं, और अब किसका बन गया है, कोई खदशात हैं या ये पार्टी के सर्कल्स में ये बातचीत हो रही है? जो रिसेंटली 26 का जलसा हुआ उससे पहले जो थोड़ी सी टोन मेल्ट डाउन हुई पीटीआई के चेयरमैन साहब की, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं समझता हूं कि 11 साल ये जो इमरान खान का प्रोजेक्ट है, ये सुनने में आ रहा है, अब इस पे सीनियर एंकर्स व्लॉग्स भी कर रहे हैं कि 11 साल ये प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट ने इसको टो किया, इसको बनाया, डिफरेंट डीजीआईज आए, उन्होंने इनको प्रमोट किया बिहाइंड द सीन्स, और फिर ये प्रोजेक्ट जो है आया। और जब ये प्रोजेक्ट आया तो इसने जो है इट वाज डायरेक्शनलेस, और इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो थी वो तबाहकुन थी। किस तरीके से तबाहकुन थी, आज उसके हम असरात देख रहे हैं। कैसे असरात देख रहे हैं कि जो खसारे ये छोड़ के गए, 1400 अरब का गैस सेक्टर में, 2500 अरब का पावर सेक्टर के अंदर, 24 से 25,000 अरब के इन्होंने कर्जे ले लिए 3.5 सालों में, जो कि इस मुल्क की तारीख के 80% कर्जे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जब फेल हो गया, इसने फिर इंटरनेशनल आइसोलेशन, चाइना सीपेक प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गया, सऊदीया से दूरी, अमेरिका से दूरी, और फिर आपको डॉलर्स की जरूरत है। तो मैं नहीं समझता कि ये लाडला जो है, बल्कि इसने तो तौबा, कानों को तौबा करवा दी उनको, जो कि इनको इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, कि उन्होंने कहा कि अब तो हम जो है वो सियासत से हमारा लेना देना ही कुछ नहीं है, बिल्कुल सियासत से लेना देना कोई नहीं है। मैं माजरत चाहूँगा सर, हमारे पास वक्त की कमी है। राना फजल खान साहब फरमा रहे थे, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। आलिया हमजा साहबा ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। पीजे मीर साहब, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाजरीन, हालात हाजरा से आपको यूं ही आगाह रखें, अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।